नमस्कार दोस्तों, सामान प्रबंधन के 4th लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी के भर्ती परीक्षा के क्रम में सामान प्रबंधन का यह लेक्चर आपको सुबह 10 बजे अपलोड होता है। कैरियर डेस्ट अकेडमी का ऑनलाइन ऐप भी आप यूज कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। हमारी वेबसाइट career-academy.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? कोई भी संगठन है, वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप जो राशि प्रदान होती है वह कहलाता है आपका प्रोत्साहन। ठीक है ना? बोनस एक अलग चीज है, बोनस सभी को दिया जाता है, ध्यान दीजिए। अतिरिक्त राशि एक अलग है और छोटा भुगतान अलग है। प्रोत्साहन दिया जाता है यदि किसी कर्मचारी के वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप कोई राशि दी जाती है। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दूसरा नंबर का। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? ये जो दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये इसमें लिखा छूट गया। एक सबके लिए, सब एक के लिए सिद्धांत पर सहकारी या समितियां काम करती हैं। सहकारी समितियां सामूहिक रूप से ही उत्तरदायी होती हैं। एक संगठन बना लिया जाता है या फिर दो चार लोग मिलकर कोई समिति बना लेते हैं, तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए ये दर्शाता है। सब एक के लिए और एक सबके लिए। सहकारिताओं ने किसानों मजदूरों को भारी शोषण कर बचाकर सभी को सम्मान दिया है। ये हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व ही है। ठीक है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका रूप है? अचानक से किया गया परीक्षण ये नियंत्रण का रूप है। ध्यान दीजिए, कोई भी अचानक से कभी मॉक ड्रिल नहीं होती है, तो ये अचानक से किया गया कि नियंत्रण है कि नहीं। हमारा जो निचले अधिकारी हैं, कोई भी प्रशासन हो या कोई भी संगठन हो, तो जब अचानक परीक्षण किया जाता है तो नियंत्रण का ये रूप होता है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? विज्ञापन भर्ती ये बाह्य स्रोत है। ध्यान दीजिए, ये बाह्य स्रोत है। बाह्य स्रोत मतलब विज्ञापन समाचार पत्रों, वेबसाइटों, पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाता है। ये विज्ञापन दूर पहुंच वाले होने के कारण देश भर से बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले आवेदकों को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी भर्ती होती है तो उसका पहले विज्ञापन दिया जाता है, जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ये बताइए कि सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन मतलब प्रशासन हो और उसका क्या हो? प्रबंधन हो। ठीक है ना? प्रबंधन हो। तो इसमें जो डिफरेंस है दोनों में, ये किसने किया है? ठीक है ना? मतलब प्रशासन, शासन और उसका मैनेजमेंट। देखिए, ये ओलिवर शेल्डन, जी हाँ, ओलिवर शेल्डन ने सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट किया है। देखिए, व्यवसाय में निष्पादन कार्य को प्रबंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है और सरकार और सार्वजनिक निकायों जैसे व्यवसाय संगठन के अलावा अन्य सरकारी कार्य को प्रशासन कहा जाता है। देखिए, सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों जैसे व्यवसाय संगठन के अलावा अन्य कार्यकारी कार्य को क्या कहते हैं? प्रशासन। और व्यवसाय में निष्पादन कार्य को प्रबंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यवसाय में यदि आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो यकीन मानिए आप उस व्यवसाय में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और प्रशासन, सरकार और सार्वजनिक निकायों जैसे व्यावसायिक संगठन के अलावा अन्य कार्यकारी कार्य को भी प्रशासन कहा जाता है। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? देखिए, कोई भी बिजनेस है उसके सक्सेस और अनसक्सेसफुल के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो ये प्रबंधक ही रहता है। ध्यान दीजिए, यदि जो प्रबंधक है वो सारे कर्मचारियों या फिर आपके व्यवसाय के हिसाब से प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो उसके लिए प्रबंधक ही क्या रहता है? उत्तरदायी रहता है आपका। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। प्रबंधन से उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया जो है वो प्रबंध होती है। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? ये प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव संगठन
रहती है। जी हाँ, कोई भी संगठन है उसमें प्रबंधन आवश्यक रहती है और उसके संपूर्ण ढांचे की नींव संगठन रहता है। संगठन जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह एक सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है। जी हाँ, मतलब संगठन कोई भी होता है, या तो पैसा कमाना या तरक्की करना। जैसे राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं, आर्थिक संगठन, सैनिक संगठन भी, व्यावसायिक भी, वैज्ञानिक भी और सामाजिक भी, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है, वह संगठन कहलाता है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश होता है। जब तक आपको फाइनल आदेश नहीं मिल जाता है शासन का, या कोई भी आप मैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हो, तब तक आपका अंतिम चरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया होती है। हमारे मध्य प्रदेश में देख लो, कम से कम 3-4 साल तो चलती ही है। जब तक आपको फाइनल प्रत्यादेश नहीं मिल जाता है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। चयन प्रक्रिया में अंतिम चरण चुनी हुई उम्मीदवारों का एक पद प्रदान करता है, वो होता है प्रत्यादेश। ईमेल या पत्र के माध्यम से किसी प्रस्ताव का विकास कभी-कभी इस प्रक्रिया को अधिक औपचारिक हिस्सा होता है। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? वह होता है पद सोपान सिद्धांत में। देखिए, पद सोपान सिद्धांत, बस सीधी बात बोले तो प्रशासन, ठीक है ना? जो भारत में प्रशासन है, वह क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है दोस्तों। अब क्यों कहलाता है पद सोपान? पिरामिड की तरह होता है। कैसे होता है, समझ लेते हैं। माना कि एक पिरामिड ऐसा टाइप का होता है और एक यहाँ पे उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उसके बाद दो अधिकारी बैठे हुए हैं माना कि, फिर उसके बाद तीन अधिकारी बैठे हुए या चार, कितने भी हो सकते हैं, फिर इसके बाद निचले अधिकारी। तो एक पिरामिड, मतलब इसका जो उच्च अधिकारी होता है वो यहाँ पर अपनी भूमिका होता है और इन लोगों से काम कराता है। तो इन लोग, ये जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पे अपने दूसरे क्रम के अधिकारियों को आदेश देगा, फिर इसके बाद ये देंगे, फिर इसके बाद ये देंगे। तो ये पद सोपान कहलाता है। समझ रहा है बात को? ये जैसे कि माना कि कमिश उसकी बात करें, मुख्य सचिव, मैं बार बार यही बात देता हूं, मतलब अपना सीएस है, चीफ सेक्रेटरी है अपने मध्य प्रदेश शासन के, ठीक है? वो कमिश्नर को आदेश देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या हो गए? कमिश्नर हो गए, कमिश्नर। तीसरे आपके कमिश्नर फिर किसको? कलेक्टर को, ठीक है ना? फिर कलेक्टर जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको। तो ये पद सोपान चलता है। समझ रहे हैं बात को? और इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये पिरामिड आकार का रहता है। इसमें और अधिकारी, इसमें 3-4 अधिकारी। ये पद सोपान सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह होता है, ऊपर से नुकीला होता है। देखिए, ऊपर से नुकीला है, नीचे फैलते फैलते व्यापक आधार वाला हो जाता है, नीचे फैलते फैलते व्यापक आधार वाला हो जाता है। संगठन सिद्धांत के पितामह फेयोल के अनुसार उच्चतम प्रबंधन से न्यूनतम पदों तक की श्रृंखला ही पद सोपान के नाम से जानी जाती है। और पद पद सोपान के बारे में समझते हैं। पदानुक्रम, अधिक्रम या पद सोपान। देखिए, पद सोपान को ही अधिक्रम या पदानुक्रम कहते हैं। ये वस्तुओं का ऐसा विन्यास होता है, चाहे वस्तु हो चाहे कर्मचारी हो, जिसमें वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर नीचे या समान स्तर पर रखी जाती हैं। ये वस्तुएं नाम, मान, वैल्यू, श्रेणी आदि के अनुसार प्रशासनिक संगठनों का संचालन करता है। जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो, तो यह क्या निर्गमित किया जाता है? जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो, तो अब क्या निर्गमित किया जाता है? ये किया जाता है ऋण पत्र व बॉन्ड। जब संस्था के भविष्य के लिए आय निश्चित या नियमित हो, तो क्या किया जाता है? क्या निर्गत किया जाता है? ऋण पत्र व बॉन्ड। बॉन्ड और डिबेंचर, ऋण पत्र, दोनों ही सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं। ये दोनों ही जारीकर्ता के लिए धन उगाने के वाले उपकरण हैं। बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है, सरकार की एजेंसियां, बड़े निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनियों द्वारा बाजार में धन जुटाने के लिए डिबेंचर या ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। देखिए, ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र है जो जानकारी देता है कि कंपनी निवेशक को एक निश्चित राशि देगी। समझ गए? इस भुगतान में मूल राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर भी पूंजी मिलती है। ठीक है ना? ऋण पत्र, अब किसी ने कहने का मतलब, ये कोई भी, जैसे कि एफडी होती है, तो उस पर एक, पहले तो निवेशक का पैसे लगाता है,
फिर उसे एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ऋण पत्र के अनुसार। वही होता है कि ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र होता है, समान होता है, मतलब एफडी के समान वही चीज है इसमें। यह देखना है कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, किसका कार्य है, ये होता है नियंत्रक का। ध्यान देना, नियंत्रक का होता है। ओके, अब नियंत्रक या प्रबंधक वही होता है। क्लियर। राष्ट्र हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है, ये दर्शाता है विकेंद्रीकरण व्यवस्था। देखिए यहां समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। क्या होता था, मैं एक जनरल वो बात कर रहा हूं। देखना, पहले शासन आज से 10 साल पहले कोई भी चीज देती थी तो नगद देती थी। कैसी नगद देती थी, मैं यहाँ समझता हूँ, यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच है। पहले क्या होता था कि जो भी राशि आती थी सरपंच और सचिव दोनों संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से निकाल लेते थे। ठीक है, चाहे कोई भी आपने निर्माण काम कराया हो, अकेले गए। अब मजदूरों को मिला भुगतान कि नहीं मिला, झूठे सांसे मास्टर भरकर झूठे सांसे उस पर हस्ताक्षर करके ये कर दिया जाता था। अब क्या होता है, अब कोई भी निर्माण काम होता है तो मजदूरों के खाते में राशि जाती है, यहाँ पे अलग जाएगी, यहाँ पे अलग जाएगी। तो ये जो विकेंद्रीकरण किया है, मतलब पहले तो, अब जैसे यहाँ पे राशि गई और यहाँ पे राशि गई, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया उस पैसे का, समझ रहे। तो इसे बोलते हैं निचली व्यवस्था में क्या करना, व्यवस्थित करना। विकेंद्रीकरण कार्य और शक्ति लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान पर प्राधिकरण से हटाकर पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, पहले सरपंच सेक्रेटरी निकाल लेते थे, अब मजदूरों के खाते में, मतलब विभाजित करने की प्रक्रिया होती है। विकेंद्रीकरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निचले स्तर के घटक वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय सूचनाओं पर काम करते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको ये सरल तरीके का उदाहरण समझाया है, उससे यदि समझ गए होंगे तो ठीक बात है, नहीं तो हम विकेंद्रीकरण फिर से देखेंगे। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है नियोजन। भविष्य की क्रिया में वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है, नियोजन। जी हाँ, नियोजन से संबंधित हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं लगातार, और संगठन से। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना आयोजन या नियोजन प्लानिंग कहलाता है। देख चुके हैं। नियोजन प्रबंधन का प्रमुख घटक माना जाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था, ये टेलर महाराज ने दिया था भाई साहब। इसने, इसका टेलर टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, ने नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन को अलग रखने की वकालत की थी। मतलब जो भी, जैसे नियोजन एक अलग कर दिया और किसी भी काम का क्रियान्वयन अलग काम कर दिया, ऐसा टेलर महाराज ने किया था। इस अवधारणा को कारखाने में निम्नतम स्तर तक बढ़ा दिया गया। यह क्रियात्मक फॉरमैनशिप कहलाता है। कारखाना प्रबंधक के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। समझ गए बात को क्या, मतलब पहले कोई कारखाना या संगठन है तो उसका एक अधिकारी रहता था, वही कहने का मतलब है। अब प्रबंधक के अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया। वह क्या कहलाता है, क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत कहलाता है। पर्यवेक्षक प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं, ये होते हैं सबसे निचले स्तर पर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे निचले स्तर पर। पर्यवेक्षी प्रबंधन में शामिल किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य कंपनी की आवश्यकताओं के साथ पर्याप्त रूप से उपयुक्त कर्मचारियों की सहायता करना चाहिए, बैठकें आयोजित करना, प्रदर्शन की समीक्षा करना, समय समय निर्धारण करना, वृद्धि या बोनस देना और कर्मचारियों को काम पर रखना या निकालना, सभी इस क्षेत्र में किसी के काम के हिस्सा हो सकते हैं। मैं हम ये जो भाषा लिखते हैं दोस्तों, ये बहुत सरल भाषा होती है, इसमें समझाने की कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। इस बार एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ी समझाने की चीज होती है तो हम पहले ही समझा देते हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधकों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है प्रथम श्रेणी प्रबंधक। ठीक है ना, प्रथम श्रेणी प्रबंधक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तकनीकी और नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है, ये करता है प्रबंध। जी हाँ, प्रबंधक अब पढ़ ही रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके ज्यादातर, 2-4 क्वेश्चन, और कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसकी हवा भी नहीं लगेगी यदि आपने ढंग से प्रबंधन नहीं पढ़ा है तो।
ठीक है ना? तो ये तकनीकी और नैतिक मापदंडों के अनुसार कौन कार्य करता है? ये करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है? ये संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता है। एक संगठन के रूप में कार्य करना होगा, तभी वह कार्य किया जा सकता है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? संगठन प्रशासन की ये कौन सी क्रिया है? पूर्व क्रिया है। इसका ए आंसर हो जाएगा, पूर्व क्रिया है। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। संगठन के निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतना अधिक माना जाएगा। ये होता है केंद्रीकृत संगठन। मैंने आपको बताया था कि एक केंद्रीकृत संगठन होता है, एक विकेंद्रीकृत संगठन होता है। केंद्रीकृत संगठन हमारा क्या है? मान लो कि केंद्र सरकार मान लो, ठीक है ना? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में समझते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन के हाथों में शक्तियां और अधिकारियों का एकीकरण केंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्रियात्मक स्तर प्रबंधन के लिए शीर्ष स्तर द्वारा शक्तियों और अधिकारियों का फैलाव। ठीक है, विकेंद्रीकरण का विभाजन होता है और इस केंद्रीकरण में क्या होता है? एकीकरण होता है। सब पूरा शासन केंद्रीकरण यानी पूरा अपना भारत सरकार पर डिपेंड है, वो होता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण विभाजन। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? बताइए। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। कोई भी कर्मचारी हैं अपने अधीनस्थ हैं, उनको यदि अपन ने पथ प्रदर्शन कर दिया है तो क्या कहते हैं? मार्गदर्शन होता है। अपने बड़े भाई बड़े बुजुर्ग यदि अपन को कुछ अच्छी रास्ता दिखाते हैं तो उसे मार्गदर्शन कहते हैं। मार्गदर्शन का मतलब रास्ता दिखलाना अथवा पथ प्रदर्शन करना है। जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं से जूझ रहा होता है तो उसे समस्या से बाहर आने के लिए अथवा उसे समाप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और उचित मार्गदर्शन आज के जमाने में दोस्तों स्वयं के अंदर ही उचित मार्गदर्शन है। आपको सब ज्ञान है, आज की दुनिया में मोबाइल है आपके पास कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय आप स्वयं भी ले सकते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी कार्य को सुचारू रूप से क्या आवश्यक है? संगठन आवश्यक होता है। तो संगठन से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना? संगठन उन लोगों के संग्रह को प्रदर्शित करता है जो पहले से तय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में शामिल है। मतलब तय उद्देश्य पहले से तय, कोई भी लक्ष्य है संगठन का, कोई या तो पैसा कमाना या फिर राजनीतिक रूप में या सामाजिक रूप में कई सारी चीजें हैं, सुधार करना। इसे एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। इसमें सभी औपचारिक मानवीय संबंध शामिल होते हैं। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है? समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है? समन्वय करना किसके, अब देखना, आदेश, निर्देश, प्रबंधन, प्रबंध, नियंत्रण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रबंध। समन्वय करना किसके कार्यों में? ठीक है ना? प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, है ना? प्रबंधन का ये मतलब होता है कि उपलब्ध जो भी संसाधनों को दक्षता पूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, हम इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है सामान प्रबंधन से संबंधित, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है, तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है लास्ट वीडियो, उसका आंसर भी बताते हैं हम। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि लोग बाग सब्सक्राइब कर लें। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंधन की कौन सी विशेषता है? ये होती है सार्वभौमिक। ठीक है ना? प्रबंध किसी संस्था या व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। ये तो प्रबंध तो ये सार्वभौमिक है, ठीक है? सभी जगह है, समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ है। सार्वभौमिक जो स्थानिक, राष्ट्रीय, जातीय और अन्य संकुचित भावना से मुक्त हो। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस लेखा में किया जाता है? बताइए। परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विवरण किस में किया जाता है? ये किया जाता है तुलन पत्र में, ठीक है? ये तुलन पत्र में परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में एक तुलन पत्र या वित्तीय स्थिति का विवरण एकल स्वामित्व, व्यापार, साझेदारी
किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होता है। तुलन पत्र के तहत वित्तीय वर्ष के अंत में एक खास तारीख पर अस्तियां, देयताएं या स्वाधिकृत इक्विटी सूचीबद्ध की जाती है, उसे तुलन पत्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है कि प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा, जन पेशा, बहु पेशा, उपरोक्त में से क्या? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब लास्ट आपके वीडियो, थर्ड वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो ये सामूहिक प्रयास है। ठीक है ना। प्रबंध प्रबंध मैनेजमेंट का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, ये प्रबंध है। ठीक है, तो दोस्तों, ये अभी हमने सामान्य प्रबंधन का वीडियो 10 बजे अपलोड हो रहा है, और कल हमने आपकी उसकी क्लास ली थी कंप्यूटर जीके की, तो उसमें ये नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से कुछ ही क्लास हो पाई थी, केवल सामान्य परिचय की हो गई थी। इसके हम उसे कंटिन्यू करेंगे, उसकी डेट दे दी जाएगी। तो ये सारे आपके 1 दिसंबर से लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सामान्य प्रबंधन का 5वां वीडियो कल सुबह आपको 10 बजे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, और दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा बढ़ाना है तो शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।